तो साथियों, रिलैक्सो ने अपने Q2 FY23 के नंबर को अनाउंस कर दिया है। तो कंपनी के हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या है, एंड इन द एंड हम बात करेंगे चार्ट पर कि हमें यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन बात करते हैं। 670 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 714 करोड़ रुपए के रेवेन्यू थे, यानी रेवेन्यू कंपनी के जो हैं वो 6.3% से डिक्लाइन हो गए हैं। एबिटा की बात करें, एबिटा में 49% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 117 करोड़ रुपए से घट करके 59 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। तो वहीं कंपनी के मार्जिन भी आप देख सकते हैं 16.4% से डिक्लाइन होकर के 8.9% रह गए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 69 करोड़ से घट करके YOY बेसिस पर 22 करोड़ रुपए रह गए हैं। YOY बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 67% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के एक बार हम क्वार्टरली नंबर भी देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स फ्लैट से देखने को मिले हैं। 0.6% की ग्रोथ है। एबिटा आप देखेंगे 87 करोड़ रुपीस से घट करके 59 करोड़ रुपीस हो गए हैं। 31% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। और नेट प्रॉफिट 38 करोड़ रुपए से घट करके 22 करोड़ रुपीस हो गए हैं, जहां 42% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY दोनों ही बेसिस पर कंपनी ने सुपर बैड नंबर यहाँ पे रिलीज किए हैं। तो कंपनी के नंबर काफ़ी ख़राब हैं, नो डाउट वन ऑफ माय फेवरेट शेयर है, और लेकिन नंबर ख़राब है, जो असलियत है वही बता रहा हूँ यहाँ पे। एबिटा मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 13% के मार्जिन थे यहाँ पे, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 16% के मार्जिन थे, और इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन निकल के आए हैं 8.8%। अब यहाँ पे कंपनी के नंबर क्यों गिरे हैं तो उसके बारे में मैनेजमेंट ने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल गिरे हैं क्योंकि कंपनी के वॉल्यूम में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इसको भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, चार्ट पर बात करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम क्यों डिक्लाइन हुए हैं। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के यहाँ पे मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी का ये कहना है, ठीक है ये तो जो होना था वो हो गया, अब यहाँ पे कंपनी एक्शन क्या ले रही है कि आगे आने वाले फ्यूचर में कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो जाए और कंपनी की सेल्स भी इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, और कंपनी जो है तो सप्लाई साइड से कोई भी इशू ना हो इसके लिए सफिशिएंट इन्वेंट्री को मेंटेन कर रही है। अब इसके भी दो इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इफेक्ट की बात करें जो कि पॉजिटिव है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए कि रॉ मटेरियल इन्होंने इन्वेंट्री तो मेंटेन कर लिया, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि कंपनी के पास लोअर रेट पर इन्वेंट्री है, तो उससे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस कंटिन्यू फॉल होते हुए आपको देखने को मिलेंगे तो उससे कंपनी के मार्जिन एक बार फिर से आपको ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के रिस्क तो बना हुआ है अभी भी कि कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे या नहीं। हालांकि रबर के जो प्राइसेस थे वो सितंबर के टाइम पर जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था नेचुरल रबर के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो आई होप कि उस समय पर ही कंपनी ने अपने इन्वेंट्री को ठीक ठाक अमाउंट में मेंटेन किया हो। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकें, जिससे इनके मार्जिन को जो है तो ये कंपनी अपने बचा सके। अदर दैन दैट यहाँ पे कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये जो है तो टेम्परेरी फेज़ है और इससे कंपनी ओवरकम कर जाएगी। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो ये अब तक के कंपनी के अगर आप मार्जिन देखेंगे 9% का कंपनी का मार्जिन निकल के आया है, और ये अब तक का पूरे क्वार्टर में पिछले 3 साल में आप देखेंगे इतने बुरे मार्जिन कंपनी के कभी नहीं रहे हैं। तो ये अब तक के सबसे खराब मार्जिन है। इनफैक्ट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो अब तक के सबसे खराब कंपनी के क्वार्टरली नंबर हमें देखने को मिले। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट निकल के आए थे 24 करोड़ थे, अभी निकल के आए हैं 22 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे आप 125 हो चुका है। कल तक कंपनी के वैल्यूएशन लगभग 101 के आसपास थे, पी रेशियो लगभग नियरली 100 था। आप यहाँ पे ट्रेंड में भी देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 100 के ही पास था, जो कि अब बढ़ करके यहाँ पहुँच गया है 125 के पास। तो अब देखिए इससे क्या है कि यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो मार्केट एडजस्ट करेगा। जब कभी कंपनी के वैल्यूएशन घट जाते हैं अच्छे क्वार्टरली परफॉर्मेंस की वजह से तो स्टॉक प्राइस को ऊपर भगाया जाता है और वैल्यूएशन को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन जब भी कभी
यहाँ पे वैल्यूएशन आपके बढ़ जाते हैं क्वार्टरली खराब परफॉर्मेंस की वजह से, तो वहाँ पे प्राइस को और गिरा दिया जाता है और वैल्यूएशन को एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस खराब आती है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी होते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे हाई चांस है कि इस स्टॉक प्राइस में आपको अब एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे हाई चांस बोल रहा हूँ, 100% की गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि कल होगा ही होगा। मार्केट सुप्रीम है और आप तो जानते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो ये मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के वॉल्यूम का डिक्लाइन होना। तो वॉल्यूम का डिक्लाइन होना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। इससे क्या हो रहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो आपको डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का मार्केट शेयर कहीं ना कहीं गिरा है। उसके पीछे का जो दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए उसने अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं उनको गिरा दिया है, ताकि उनके प्रोडक्ट जो है चीपर रहें, मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहें और पब्लिक उनके प्रोडक्ट को खरीद सके। और यही रीज़न है कि उनके मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गए हैं। तो वॉल्यूम में डिक्लाइन होने का वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं डिक्रीज़ हुए हैं कि पब्लिक जो है तो उनको खरीद सके। उससे भी शायद चीपर प्रोडक्ट उनको अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से मिल गए हों और इस वजह से कंपनी के वॉल्यूम डिक्लाइन हुए हों। दूसरा रीज़न जो है वो थोड़ा एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, वो है यहाँ पे लाइफ स्टाइल। देखिए कंपनी हमारे अगर देश की हम बात करें तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर पर्सन कैपिटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, इनकम लोगों की बढ़ती जा रही है। उससे क्या होता है, आदमी का जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ता जा रहा है। अज्यूम करिए एक समय था जब घर में एक साइकिल हुआ करती थी, फिर उसके बाद एक टाइम आया जब घर में एक मोटरसाइकिल होती थी। आज की डेट में एक टाइम है जब घर में 2-3 मोटरसाइकिल दिखती हैं प्लस एक कार भी हमें दिखती है। आगे आने वाला टाइम होगा जैसे कि यूएस में आपको देखने को मिलता है, वहाँ एक घर में 2-2 कारें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो मे बी आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, आदमी का जो पर पर्सन इनकम है वो बढ़ता जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। तो इस लाइफ स्टाइल के इम्प्रूव होने से क्या हो रहा है कि यहाँ लोग जो हैं वो इकोनॉमी सेगमेंट से शायद प्रीमियम सेगमेंट की ओर मूव कर रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि इन्वेस्टर जो है इस चीज़ को पहले ही उन्होंने भांप लिया है। और कैंपस वगैरह के आप देखिए स्टॉक प्राइस, मेट्रो की बात कीजिए, वहाँ हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं और इनकी वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो वॉल्यूम के डिक्लाइन होने का इन दो में से कोई सा भी एक रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि ये दोनों ही रीज़न हों। और ये मेरा देखिए पर्सनल ओपिनियन है, मैं हो सकता है गलत हो जाऊं, मैं हो सकता है सही हो जाऊं, क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं अवेलेबल है मेरे पास, कोई फैक्ट नहीं अवेलेबल है, कोई सर्वे नहीं अवेलेबल है और ना ही मैंने इस पर कोई सर्वे किया है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई डाटा है, कोई फैक्ट है और आप अगर शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए? देखिए अगर आपने यहाँ पे हायर लेवल्स में स्टॉक को ले रखा है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जो है तो इस स्टॉक में बने रहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो मार्केट लीडर है और कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, काफ़ी लंबे समय से कंपनी चली आ रही है। और देखिए बिजनेस में ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं, कभी ख़राब आते हैं, कभी मार्जिन का प्रेशर आता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो इन चीज़ों से रिकवर कर जाएगी। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे लोअर लेवल्स पे यहाँ पोजिशनल बेस पर एंट्री किए हैं या फिर अभी अभी फ्रेश एंट्री लिए हैं, तो डेफिनेटली आप 950 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहिए। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि आपकी एंट्री इस लेवल पर है। तो डेफिनेटली आप अपना कैपिटल को बचाइए, ब्लॉक मत होने दीजिए, लॉस मत होने दीजिए। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो इसका जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आपको यहाँ पे 830 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप 850 से लेकर के 830 के लेवल में एक बार फिर से इसमें एंट्री लेने के बारे में विचार कर सकते हैं, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है या फिर आपको इस कंपनी के बिजनेस में फेथ है तो। अदर देन दैट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक आपको ना अपना पोर्टफोलियो इस फुटवेयर सेगमेंट में भी मेरे हिसाब से थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रिलैक्सो है जो कि एक इकोनॉमी सेगमेंट को टारगेट करता है, चीपर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। अगर मैं पिरामिड यहाँ पे बनाऊँ तो एक सेगमेंट आता है जो प्रीमियम होता है और वहाँ पे मेट्रो और कैंपस
ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं। कैंपस तो स्पोर्ट्स वेयर को टारगेट करता है। आजकल के यंगस्टर्स को आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग जो हैं तो स्पोर्ट्स वेयर में शिफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उधर भी काफ़ी ज़्यादा रुझान आपको देखने को मिलेगा, मार्केट शेयर उधर भी शिफ्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप चाहें तो अगर आपने रिलैक्सो ले रखा है तो इन दोनों में से कोई एक स्टॉक जो है तो उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर किसी का भी मार्केट शेयर बढ़ता है तो किसी का घटेगा। तो ऐसे में क्या है कि आपके पास वो दोनों ही कंपनियां रहेंगी और पोर्टफोलियो में एक बैलेंस जो है वो बना रहेगा। फिलहाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैंपस के इस बार कैसे नंबर आते हैं। ऑल्दो मेट्रो ने काफ़ी अच्छे नंबर दिए हैं, मेट्रो के मार्जिन भी काफ़ी इंटैक्ट हैं। 31% के मार्जिन इस क्वार्टर में है, जबकि पिछले साल 30% के मार्जिन थे, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 30% के मार्जिन थे। तो मेट्रो जो है अपने मार्जिन को मेंटेन कर पा रहा है। कैंपस को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाता है या नहीं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।